दोस्तों हाल ही में जियो ने अपने 36,000 करोड़ आईपीओ के लिए डीआरएचपी फाइल किया है। जियो का आईपीओ भारत का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। जब हम जियो का डीआरएचपी पढ़ रहे थे तो हमें एक ही सेंटेंस बार बार मिला। जियो कॉल्स इटसेल्फ अ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बिल्ट ऑन प्रोप्राइटरी डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड पैन इंडिया डिजिटल कनेक्टिविटी। यानी जियो अपने आप को एक टेलीकॉम कंपनी नहीं बल्कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी की तरह पोजीशन करता है। कंपनी ने अपने डीआरएचपी में बताया कि उनके पास 52.44 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं। भारत का 60% वायरलेस डेटा ट्रैफिक उनके नेटवर्क पे चलता है और उन्होंने 6817 पेटेंट्स फाइल किए हैं। टेक्नोलॉजी और बढ़ते डेटा कंजम्पशन पे डबल डाउन करते हुए जियो डेटा सेंटर्स और एआई में भी बेट ले रहा है। और तो और जियो ने अपना खुद का लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन डेवलप करने का प्लान भी अनाउंस किया है, जो कि सीधा इलॉन मस्क के स्टारलिंक से compete करेगा। अब ये सारे अनाउंसमेंट्स देखते हुए भारत के टेलीकॉम सेक्टर का दूसरा बड़ा प्लेयर एयरटेल भी जोरों शोरों से एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है। एयरटेल ने भी डेटा सेंटर्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और क्लाउड सर्विसेज में काफी सारे अनाउंसमेंट्स किए हैं। आने वाले कुछ सालों में कंपनी अपने डेटा सेंटर बिजनेस की कैपेसिटी 1 गीगावाट तक ले जाना चाहती है। साथ ही फाइनेंशियल ईयर 26 में इन्होंने अपना खुद का टेल्को ग्रेड क्लाउड सर्विस भी लॉन्च किया है। ओवरऑल इस सेक्टर में अभी बहुत हलचल है। प्लेयर्स तीन तीन फ्रंट्स पे compete कर रहे हैं। टेलीकॉम डेटा प्लान्स पे, डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे कि क्लाउड गेमिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और स्मार्ट होम सॉल्यूशंस पे, और सैटेलाइट कम्युनिकेशंस पे। और आज के वीडियो में दोस्तों हम इन तीनों फ्रंट्स पे भारत के टेलीकॉम सेक्टर को समझेंगे। वीडियो के 3 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 में हम टेलीकॉम प्लेयर्स का बिजनेस परफॉर्मेंस, डेटा प्लान्स और ग्रोथ स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में हम ये समझेंगे कि कैसे ये कंपनीज अब डाइवर्सिफाई करके अलग अलग डिजिटल प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, वैल्यू एडेड सर्विसेज लॉन्च कर रहे हैं और एक दूसरे से compete कर रहे हैं। और फाइनली हम सारे प्लेयर्स के सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्लान्स भी डिस्कस करेंगे और इसमें हम इंटरनेशनल प्लेयर्स की भी बात करेंगे। बेसिकली 3 पार्ट्स, 3 फ्रंट पे एयरटेल वर्सेस जियो की लड़ाई। दोस्तों आज के दिन भारत का टेलीकॉम सेक्टर लगभग एक डुओपोली है, ये बात सबको पता है। 2 प्लेयर्स एयरटेल और जियो, इनके पास ही मार्केट का डोमिनेंट शेयर है। 70% से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 76% मार्केट शेयर इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। अर्ली 2010s तक भारत में लगभग 15 टेलीकॉम ऑपरेटर्स थे। रिलायंस कम्युनिकेशंस, एयरसेल, टेलीनॉर, टाटा टेली सर्विसेज, वीडियोकॉन, यूनिनॉर, एयरटेल, बीएसएनएल, एमटीएनएल, वोडाफोन, आइडिया वगैरह। 2010 में भारतीय एयरटेल सबसे बड़ा प्लेयर था विथ 21% मार्केट शेयर। वोडाफोन के पास लगभग 17% मार्केट शेयर था। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं, 2016 में रिलायंस जियो ने टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री ले ली और डेटा के प्राइसेस को 90% से भी ज्यादा गिरा दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि अब भारत का टेलीकॉम लैंडस्केप पूरा बदल गया है। आज हम दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम मार्केट हैं। फरवरी 2026 का डेटा देखें तो भारत में लगभग 132 करोड़ टेलीफोन सब्सक्राइबर्स हैं और 103 करोड़ इंटरनेट सब्सक्राइबर्स हैं। जियो आने के पहले एक एवरेज इंडियन महीने में सिर्फ 0.27 जीबी डेटा यूज कर रहा था और आज के दिन ये 20 जीबी के भी ऊपर है नंबर, यानी 74 टाइम्स बढ़ गया है। प्लस हम दुनिया के सबसे सस्ते डेटा मार्केट्स में से एक बन गए हैं, जहां ग्लोबली 1 जीबी का एवरेज प्राइस $8 to $10 है। वहीं भारत में ये सिर्फ $2.14 है। अब एक तरफ तो जियो के आने से भारत का टेलीकॉम सेक्टर तेजी से बढ़ने लगा, बट वहीं दूसरी तरफ ऑफ कोर्स इस सेक्टर के जो बाकी प्लेयर्स थे वो धीरे धीरे मार्केट से निकलते गए और अब सिर्फ 4 मेजर प्लेयर्स बचे हैं: जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल। और इसमें भी जियो और एयरटेल डोमिनेट कर रहे हैं। अब ये डुओपोली कैसे बनी, सेक्टर में क्या चेंजेस आए, इस पूरे हिस्ट्री पे आपने कई वीडियोस देखे होंगे। हमारा फोकस आज टेलीकॉम प्लेयर्स के बीच हो रहे 3 फ्रंट पे वॉर्स को एनालाइज करने में रहेगा: डेटा प्लान्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स और सैटेलाइट कॉम्स। सबसे पहले डेटा प्लान से शुरू करते हैं, क्योंकि यही टेलीकॉम कंपनीज का कोर बिजनेस है। देखो, कोई भी टेलीकॉम कंपनी को ऑपरेट करने के लिए स्पेसिफिक रेडियो फ्रीक्वेंसीज खरीदनी पड़ती है। इन्हें टेक्निकली स्पेक्ट्रम बोलते हैं और ये स्पेक्ट्रम ऑक्शन किए जाते हैं। अलग अलग स्पेक्ट्रम बैंड्स के अलग अलग फायदे होते हैं। 700 to 800 मेगाहर्ट्ज जैसे लो बैंड्स दूर तक जाते हैं, रेंज देते हैं, बेहतर कवरेज देते हैं, लेकिन स्पीड नहीं देते। और 3300 मेगाहर्ट्ज या 26 गीगाहर्ट्ज जैसे हाई बैंड्स हाई स्पीड देते हैं, लेकिन रेंज कम देते हैं। हर कंपनी कोशिश करती है कि उन्हें अलग अलग बैंड कवरेज मिले। अभी तक भारत में टेलीकॉम स्पेक्ट्रम के लिए 9 ऑक्शंस हुए हैं और इनमें कंपनीज ने कुल 5.6 लाख करोड़ इन्वेस्ट किया है।
स्पेक्ट्रम के साथ साथ कंपनीज नेटवर्क टावर्स रेंट करते हैं। इन टावर्स पे कंपनीज अपने एंटीनाज, रेडियोज और बेस स्टेशंस लगाते हैं ताकि आप तक डेटा पहुंच सके, आप तक टेलीकॉम सर्विसेज पहुंच सके। और इन्हीं एंटीनाज की वजह से आज आप ये वीडियो भी देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पे। आज के दिन भारत में दो बड़े टावर कंपनीज हैं, इंडस टावर्स और समिट डिजिटल। इंडस टावर्स एयरटेल की सब्सिडरी है और कंपनी के पास देश भर में 2.5 लाख से ज्यादा टावर्स इंस्टॉल्ड हैं। इंडस टावर्स दुनिया की सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट टेलीकॉम टावर कंपनीज में से एक है। समिट डिजिटल कनाडा की कंपनी ब्रुकफील्ड ओन करती है और इस कंपनी के पास लगभग 1.75 लाख टावर्स इंस्टॉल्ड हैं। दोस्तों, स्पेक्ट्रम खरीदना, नेटवर्क टावर्स ऑपरेट करना, ये सब बहुत केपेक्स हेवी काम है। ये आपको कंपनीज के फाइनेंशियल्स भी देखकर समझ आ जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 26 में एयरटेल का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 2.11 लाख करोड़ था, जियो का 1.46 लाख करोड़, वोडाफोन आइडिया का लगभग 45,000 करोड़ और बीएसएनएल का लगभग 21,000 करोड़। टेलीकॉम कंपनीज का सबसे बड़ा कॉस्ट लगभग 20 to 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नेटवर्क ऑपरेटिंग कॉस्ट है। नेटवर्क चार्जेस, एक्सेस चार्जेस और लाइसेंस फीस में कंपनीज के टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का 30 to 40% चला जाता है। एंड जो टेलीकॉम रेवेन्यू का कंपोनेंट है, उसमें भी कंपनीज को 8% सरकार को देना पड़ता है एज लाइसेंस फीस। ऑपरेटिंग कॉस्ट्स के बाद कंपनीज के पास लगभग 40 to 60% EBITDA मार्जिन बचता है। देखो, टेलीकॉम बिजनेस एक हैवी फिक्स्ड कॉस्ट बिजनेस है। स्पेक्ट्रम खरीदना, नेटवर्क टावर्स लगाना, ये सब वन टाइम फिक्स्ड कॉस्ट है। एक बार ये सेट हो जाए, उसके बाद हर नया कस्टमर डायरेक्टली मार्जिन में कंट्रीब्यूट करता है। यानी कंपनीज के पास हाई ऑपरेटिंग लेवरेज है। अब हम कंपनीज का पैट मार्जिन देखें तो वो काफी वेरी कर रहे हैं कंपनी टू कंपनी। फाइनेंशियल ईयर 26 में जैसे कि एयरटेल और जियो ने 12 to 20% पैट मार्जिन रिपोर्ट किया, लेकिन वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल लॉस में थे। कंपनीज के पैट में ये डिफरेंस फाइनेंस कॉस्ट और डेप्रिसिएशन की वजह से दिख रहा है। कंपनीज अपना केपेक्स अक्सर डेट से फंड करते हैं, तो जाहिर है कि कंपनीज का फाइनेंस कॉस्ट भी हाई होता है। वोडाफोन आइडिया का फाइनेंस कॉस्ट फाइनेंशियल 26 में 48% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था। कंपैरेटिवली एयरटेल और जियो का फाइनेंस कॉस्ट और डेप्रिसिएशन कम है और वो अपने ग्रोइंग रेवेन्यू से इन कॉस्ट को अब्सॉर्ब कर पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल का सब्सक्राइबर बेस और रेवेन्यू फ्लैट हो गया है, तो उन्हें लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने भी बहुत सारा केपेक्स किया है स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए, टावर्स के लाइसेंस लेने के लिए, एक्सेस चार्जेस वगैरह। उन्होंने भी बहुत सारे ये सारे बैलेंस शीट कॉस्ट्स इनकर किए हैं जो कैपिटलाइज्ड हैं उनके बैलेंस शीट पे, और वो डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन के बेसिस पे दिखता जाता है। तो अनलेस दे रीच अ थ्रेशोल्ड ऑफ कस्टमर्स, उनके पास जब तक बहुत सारे कस्टमर्स नहीं होंगे और उनका आरपू नहीं ग्रो कर रहा होगा, तब तक उनके लिए प्रॉफिटेबिलिटी लेकर आना काफी डिफिकल्ट है। आप सोचो, 45,000 करोड़ के टॉप लाइन के साथ भी वोडाफोन आइडिया प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहा है। आप सोचोगे कि वो डे टू डे ऑपरेशंस कैसे रन कर रहा है, तो इन कंपनीज के ऑपरेटिंग कैश फ्लोज काफी हाई होते हैं, क्योंकि इनके ऑलरेडी ये सारे जो केपेक्स वगैरह हैं ये इनकर किए जा चुके हैं, ये ऑलरेडी इन्होंने दे दिए हैं। तो जो इनको इंक्रीमेंटल कैश फ्लो आ रहा होता है वो मोस्टली डेट सर्विसिंग में जा रहा होता है। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम, तो इसकी वजह से ही ये अभी अपने ऑपरेशंस को रन कर पाते हैं। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी जब तक नहीं आएगी, नेटवर्थ तब तक ग्रो नहीं होगी, और नेटवर्थ ग्रो नहीं होगी तो इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट्स करने में इन लोगों को बहुत डिफिकल्टी आएगी अनलेस दे रेज फ्रॉम द कैपिटल मार्केट्स और कीप रेजिंग डेट। दोस्तों, इस सेक्टर में मोबाइल रेवेन्यू क्वालिटी असेस करने के लिए एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी आरपू ट्रैक किया जाता है। ये बेसिकली वो डेटा प्लान्स वाला सेगमेंट है। जितना ज्यादा आरपू, उतनी बेटर क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू और हायर मार्जिन्स। आज के दिन कंपनीज के डेटा प्लान्स ही आरपू में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। अब इंटरेस्टिंगली एयरटेल और जियो टेलीकॉम सेक्टर के सबसे बड़े प्लेयर्स तो हैं, लेकिन इनका प्लेबुक बिल्कुल अलग है। जहां एयरटेल प्रीमियमाइजेशन पे फोकस कर रहा है, वहीं जियो वॉल्यूम पे फोकस कर रहा है। शायद इसीलिए जियो के पास आज के दिन सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। मार्च 2026 में जियो के पास लगभग 52.44 करोड़ सब्सक्राइबर्स थे एज कंपेयर टू एयरटेल के 48.24 करोड़ सब्सक्राइबर्स, वोडाफोन आइडिया के 19.2 करोड़ और बीएसएनएल के 9.2 करोड़ सब्सक्राइबर्स। और वहीं दूसरी तरफ शायद प्रीमियमाइजेशन पे फोकस करके एयरटेल का रेवेन्यू पर यूजर, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर सेक्टर में सबसे ज्यादा है, 257 रुपीज एज कंपेयर टू जियो का 214 रुपीज। बीएसएनएल की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 26 में बीएसएनएल ने अपने आरपू में 42% की बढ़त रिपोर्ट की थी। लेकिन जब हमने डिग इन किया तो पता चला बीएसएनएल का आरपू इसलिए बढ़ा क्योंकि कंपनी का एक्टिव सब्सक्राइबर बेस 63% से गिर के 57% हो गया।
तो लोअर यूजर बेस पे उनका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो ये हो सकता है कि वो भी अब क्वालिटी यूजर्स पे फोकस कर रहे हैं। प्रीमियम साइड पे है कि मास प्रीमियम साइड पे है कि मास साइड पे है, दैट इज स्टिल टू बी डिस्कवर्ड। डेटा प्लान से रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इस सेक्टर की कंपनीज दो चीजें कर रही हैं, टैरिफ हाइक्स और हायर 5G पेनिट्रेशन एंड मोनेटाइजेशन। टैरिफ हाइक्स तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसा मैंने बताया, टेलीकॉम कंपनीज अपने कॉस्ट ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते, इसीलिए ये अक्सर टैरिफ हाइक से रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर ओलिगोपॉली है, यानी मार्केट में सिर्फ कुछ ही बड़े प्लेयर्स हैं, अगर एक कंपनी टैरिफ बढ़ाती है तो बाकी कंपनीज को भी मौका मिलता है टैरिफ बढ़ाने का, और अगर एक कंपनी टैरिफ गिराती है तो बाकी कंपनीज को भी टैरिफ गिराना पड़ता है, वरना कस्टमर्स सस्ते प्रोवाइडर के पास चले जाएंगे। तो सारे प्लेयर्स अपने रेवेन्यूज बढ़ाने के लिए एक साथ टैरिफ रेट्स बढ़ा देते हैं। ये चार्ट देखो, इसमें हमने पिछले 10 साल के टैरिफ हाइक्स प्लॉट किए हैं। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के हिसाब से फाइनेंशियल 27 के सेकंड या थर्ड क्वार्टर में वापस 15% का टैरिफ हाइक हो सकता है। इससे कंपनीज के आरपू और आरओसी तो इंप्रूव हो सकते हैं, बट आपके लिए भी कॉस्ट शायद बढ़ सकता है। आरपू बढ़ाने के लिए कंपनीज 5G लॉन्च पे भी फोकस कर रहे हैं, मोस्टली पेनिट्रेशन पे फोकस कर रहे हैं। पिछले 3 सालों में एयरटेल और जियो ने मिलकर 5 लाख से भी ज्यादा ट्रांसीवर स्टेशन को 5G पर अपग्रेड किया है। एयरटेल के टोटल सब्सक्राइबर बेस में लगभग 46% लोगों ने 5G अडॉप्ट कर लिया है। जियो के 51% सब्सक्राइबर्स अब 5G यूजर्स हैं। वोडाफोन आइडिया ने रिसेंटली Q2 फाइनेंशियल 26 में कमर्शियल 5G रोल आउट किया है, और BSNL अभी अपने 4G साइट्स को 5G के लिए अपग्रेडेबल बना रहा है। तो शायद फ्यूचर में ये 5G रोल आउट करे। यहाँ एक बात नोट करना, कंपनीज 5G प्लान्स तो ऑफर कर रहे हैं, लेकिन उनके रेवेन्यूज उतने तेजी से नहीं बढ़ रहे। इनफैक्ट एयरटेल के मैनेजमेंट ने Q3 फाइनेंशियल 24 के कॉन कॉल में बताया था कि अभी कंपनी के आरपू ग्रोथ के लिए 5G टेलविंड नहीं बल्कि हेडविंड है, यानी 5G से उनका आरपू बढ़ नहीं रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि तब कंपनीज 4G के दाम पे ही 5G ऑफर कर रहे थे, ताकि यूजर्स एटलीस्ट 5G पे आ सकें और फिर इन्हें बाकी प्रोडक्ट्स बेच के पैसे कमाए जा सकें। हाल ही में एक आर्टिकल में भी ये था, आपकी स्क्रीन पर है वो आर्टिकल। 5G मोनेटाइजेशन को बढ़ाने के लिए अब कंपनीज डिफरेंशिएटेड टियर्ड प्राइसिंग इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। इस मॉडल में एक ही 5G नेटवर्क हाई स्पीड और लो लेटेंसी जैसे मल्टीपल स्लाइसेस में बांटा जा सकता है। इससे कंपनीज अलग अलग 5G सर्विस के लिए अपने कॉस्ट्स को बेटर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जियो अपने फिक्स्ड वायरलेस सर्विसेज में ऑलरेडी ये टियरिंग ऑफर करता है। Q4 फाइनेंशियल 26 में जियो के मैनेजमेंट ने नेटवर्क स्लाइसिंग को 5G मोनेटाइजेशन के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बताई है। लेकिन दोस्तों, टैरिफ हाइक्स और 5G मोनेटाइजेशन, इन दोनों स्ट्रैटेजीज में चैलेंजेस भी हैं। टैरिफ हाइक्स के लिए अथॉरिटीज से अप्रूवल लेनी पड़ती है, और 5G के लिए कंपनीज प्रीमियम नहीं चार्ज कर पा रहे। ऐसे में कंपनीज एक तीसरा स्ट्रैटेजी भी अपना रहे हैं, जो है क्रॉस सेलिंग ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स। यही है हमारा दूसरा फ्रंट जिस पे वॉर लड़ा जा रहा है। इस सेगमेंट में, ये जो आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स वाला सेगमेंट है, उसमें होम ब्रॉडबैंड कनेक्शंस, OTT स्ट्रीमिंग वगैरह आते हैं। याद है मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि जियो खुद को एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म की तरह पोजीशन कर रहा है। जियो डेटा प्लान से कस्टमर को अक्वायर कर रहा है और फिर उन्हें दूसरे प्रोडक्ट्स बेच के मार्जिन कमा रहा है। जियो ने जियो फोन से 2G यूजर्स को ऑनबोर्ड किया, फिर जियो टीवी, जियो सावन, जियो मार्ट और जियो स्टार जैसे एप्स दिए, और अब जियो अपने AI लेयर जियो ब्रेन पे काम कर रहा है। Q4 फाइनेंशियल 26 के कॉन कॉल में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बताया, जो कि जियो की पेरेंट कंपनी है रिलायंस जियो की, उन्होंने बताया कि डिजिटल सर्विसेज आर्म जो है वो आपके डेटा प्लान के आर्म से भी ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है। साथ ही कंपनी जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बना रही है विद अ कैपेसिटी ऑफ 168 मेगावाट्स। एयरटेल की बात करें तो वो अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए अपने कस्टमर्स को और प्रीमियम प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहा है, जैसे कि विंक म्यूजिक, एक्सट्रीम और एयरटेल पेमेंट्स ऐप। एयरटेल अपने डेटा सेंटर आर्म नेक्स्ट्रा की कैपेसिटी भी अगले 4 सालों में 1 गीगावाट तक बढ़ाना चाह रहा है। इससे कंपनी का डेटा सेंटर मार्केट शेयर करंट 12% से बढ़ के 25% हो सकता है। अगले 18 to 24 मंथ्स में एयरटेल का फोकस 56 वर्ल्ड क्लास डेटा सेंटर्स बिल्ड करने पे रहेगा। कंपनी अपने होम सॉल्यूशंस और क्लाउड बिजनेस को भी प्रायोरिटाइज कर रहा है। हाल ही में एयरटेल के NBFC एयरटेल मनी को भी RBI से अप्रूवल मिल गया है, तो ये फिनटेक में भी एक बहुत इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है फॉर एयरटेल। वोडाफोन आइडिया और BSNL अभी कोई रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन या क्रॉस सेलिंग नहीं कर रहा। इनफैक्ट ये दोनों तो अभी भी 4G एक्सपेंशन पे ही फोकस कर रहे हैं। BSNL फाइनेंशियल 27 में भी 4G एक्सपेंशन पर ही फोकस करेगा, ऐसा उनका मैनेजमेंट का कहना है। फाइनेंशियल 27 में कंपनी 20,000 एडिशनल साइट्स पे अपना नेटवर्क कवरेज बढ़ाएगा।
वोडाफोन आइडिया ने अपने नेटवर्क कवरेज का 86% 3G से 4G में ट्रांसफॉर्म किया है और अगले 12 से 18 मंथ्स में ये और 60 से 70,000 4G साइट्स ऐड करेंगे। देखो, भारत एक बहुत बड़ा देश है। जरूरी नहीं है कि हर जगह यहाँ पर 5G की जरूरत होगी और बहुत सारे अभी भी ऐसे जगह हैं जहाँ पे 4G पेनिट्रेशन ही नहीं हुआ है। तो बीएसएनएल और वोडाफोन को समझ में आया है कि 5G वाला बैटल तो वो जियो और एयरटेल पे छोड़ दें और 4G वाले बैटल पे थोड़ा काम कर लें। 5G में भी वो compete करेंगे, वोडाफोन आइडिया भी compete करेगा, बट अभी के लिए फोकस ऐसा लग रहा है उनके कॉन कॉल्स वगैरह पढ़ के कि उनका फोकस 4G पे है। ग्रोथ के लिए कंपनीज अभी काफी केपेक्स भी कर रहे हैं। आप ये चार्ट देखो, फाइनेंशियल ईयर 26 में वोडाफोन आइडिया ने लगभग 8800 करोड़ का केपेक्स किया है और अगले 3 सालों में कंपनी 45,000 करोड़ का केपेक्स करने वाली है, ऐसा क्लेम कर रही है। अब ये पैसे आएंगे कहां से? ऑलरेडी बुक्स पे इतना डेट है, ये सारी देखने वाली बात है। अब इससे कंपनी प्लान कर रही है कि वो अपना 4G जो कवरेज है वो बढ़ाएगी और बिजनेस क्लाइंट्स को केटर करेगी, जो कि प्रॉब्ली टीयर 2 टीयर 3 मार्केट्स में है, उनको ये केटर करना स्टार्ट करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 26 में एयरटेल ने लगभग 31,000 करोड़ का केपेक्स किया है। मैनेजमेंट के हिसाब से रेडियो इक्विपमेंट में कंपनी का केपेक्स पीक हो चुका है और अब उनको ज्यादातर ध्यान ट्रांसपोर्ट केपेक्स यानी कि फाइबर पॉइंट्स बढ़ाने पे देना होगा। जियो ने भी फाइनेंशियल ईयर 26 में लगभग 34,000 करोड़ का केपेक्स किया है, जो कि मेजरली नेटवर्क इंफ्रा की तरफ गया है। रिलायंस ने अपने एजीएम में बताया कि फ्यूचर में जियो का ज्यादातर फोकस 6G रिसर्च और एआई ऑटोमेशन पे रहेगा। दोस्तों, अगर कंपनीज के केपेक्स को देखा जाए, एनालाइज किया जाए, तो 2021 का जो टेलीकॉम रिफॉर्म आया था उसके बाद से ये तेजी से बढ़ा है। टेलीकॉम रिफॉर्म्स के पहले कंपनीज को अपने टोटल रेवेन्यू यानी टेलीकॉम प्लस नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू का 8% सरकार को देना पड़ता था, लेकिन रिफॉर्म के बाद उन्हें सिर्फ टेलीकॉम रेवेन्यू का शेयर देना पड़ेगा। साथ ही अब स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस भी हट गया है और कंपनीज ऑक्शन अमाउंट अपफ्रंट पे करने की जगह 20 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं। इन रिफॉर्म से कंपनीज की लिक्विडिटी इंप्रूव करने की कोशिश की गई है, जिससे कंपनीज अब अपने ग्रोथ में केपेक्स कर पा रहे हैं। लेकिन अभी तो हाई केपेक्स के कारण ज्यादातर कंपनीज की आरओसी ही या तो फ्लैट है या गिर ही रही है। हालांकि एयरटेल इसमें एक एक्सेप्शन की तरह दिख रहा है और उन्होंने अपने Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 के कॉन कॉल में बताया भी है कि उनका मेजर केपेक्स अब मैच्योर हो रहा है, जिनसे रिटर्न्स आने लगे हैं। सेक्टर के आरओसी पे हमें इंडिया रेटिंग्स रिपोर्ट में एक इंटरेस्टिंग इनसाइट मिली। रिपोर्ट में बताया कि सेक्टर का केपेक्स इंटेंसिटी कम हो रहा है, लेकिन फिर भी आरओसी बढ़ नहीं रहा। ऐसे में 15% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि आरओसी अचीव करने के लिए सेक्टर के कंपनीज को अपना आरपू लगभग 35 टू 40 रुपीज से बढ़ाना होगा। तो हो सकता है कि हमारे डेटा प्लान्स में फिर से एक प्राइस हाइक आए। लेकिन दोस्तों, अब बात सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन की नहीं रही है। अब कंपनी सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे भी बेट ले रहे हैं। जियो ने हाल ही में खुद का लो अर्थ ऑर्बिट यानी एलईओ में सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन डेवलप करने का प्लान अनाउंस किया है और यही है इन टेलीकॉम कंपनीज का तीसरा वॉर फ्रंट, स्पेस एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशंस। देखो, जैसा मैंने बताया, टेलीकॉम स्पेक्ट्रम के लिए ऑक्शन होता है, लेकिन सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के लिए सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन करने का सोचा है, क्योंकि स्पेस स्पेक्ट्रम शेयर्ड होता है। इंटरेस्टिंगली, एयरटेल और जियो दोनों चाहते थे कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम भी ऑक्शन किए जाएं ताकि फॉरेन प्लेयर्स भी बोली लगाएं, बट ऐसा हुआ नहीं। सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन का ही डिसीजन लिया और इस फैसले के कुछ टाइम बाद मार्च 2025 में एयरटेल और जियो दोनों ने स्टारलिंक के साथ पार्टनरशिप क्रैक कर लिया, जिसके तहत दोनों कंपनीज अपने रिटेल आउटलेट्स पे स्टारलिंक के टर्मिनल्स बेचेंगे। अभी तक वो जिस कंपनी के अगेंस्ट थे, वो अब उसी कंपनी को प्रमोट करने वाले हैं। लेकिन एयरटेल और जियो स्टारलिंक के साथ एक्सक्लूसिव नहीं है और इसीलिए दोनों कंपनीज अपने खुद के सैटकॉम आर्म्स भी तैयार कर रहे हैं। अगर एयरटेल की बात करें तो एयरटेल ने यूके गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक यूके बेस्ड सैटेलाइट कंपनी OneWeb को 2020 में बैंकरप्सी से निकाला था बाय इन्वेस्टिंग $1 बिलियन। फिर 2022 में OneWeb ने फ्रांस की एक सैटेलाइट कंपनी यूटेलसैट के साथ मर्ज कर लिया और OneWeb यूटेलसैट बन गया। जियो की बात करें तो जियो ने लग्जमबर्ग की एक सैटेलाइट कंपनी SES के साथ जॉइंट वेंचर बनाया है, जिसके थ्रू वो भारत में ऑपरेट करना चाहते हैं। लेकिन इस जॉइंट वेंचर में एक लिमिटेशन है।
आज के दिन जियो एसईएस मीडियम अर्थ सैटेलाइट ऑर्बिट्स यूज करता है, जो स्टारलिंक के लो अर्थ ऑर्बिट से थोड़ा स्लो है। शायद इसी लिमिटेशन को खत्म करने के लिए रिलायंस ने अपने 49th एजीएम में अनाउंस किया कि वो अपना खुद का लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन बनाएंगे। आज के दिन एयरटेल, जियो और स्टारलिंक को सारे रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिल गए हैं, लेकिन अभी सब स्पेक्ट्रम एलोकेशन का इंतजार कर रहे हैं। भारत सरकार ने भी रूरल एरियाज में सैटेलाइट कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए डिजिटल भारत निधि इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ऑल इन ऑल, भारत का टेलीकॉम सेक्टर एक इंटरेस्टिंग फेज एंटर कर चुका है। जहां लड़ाई नेटवर्क टावर्स और कवरेज की थी, अब वो सीधा स्पेस पे शिफ्ट हो रही है। अभी तो एयरटेल और जियो मार्केट डोमिनेट कर रहे हैं और वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल बेरली सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन स्टारलिंक के आने से किस कंपनी पे कैसा इंपैक्ट आएगा, कहा नहीं जा सकता। प्लस सैटेलाइट टेलीकॉम के अलावा दो फ्रंट पे वॉर और भी ऑन है, डेटा प्लान्स और वैल्यू एडेड सर्विसेज और डिजिटल प्रोडक्ट्स। आने वाले दिनों में इस स्पेस में डेवलपमेंट्स ट्रैक करना काफी इंटरेस्टिंग होगा। आप अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना। मैं हूं शांतनु जैन, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।